नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर रानी अवंतिका भीमेश्वरी गांव के लिए निकल जाती है तो वहीं उनके जाने के बाद अब इंद्रजीत, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा शुरू होने वाली थी तो वो यहाँ पर रानी अवंतिका की कुर्सी पर बैठने ही वाले थे कि तभी एक पल के लिए तो जया उन्हें रोक लेती है। लेकिन अब उनकी बात को नकारते हुए वो फिर से जैसे उस कुर्सी पर बैठते हैं तो तभी पीछे से किंग आकर अब उन्हें एक लात मारते हैं और उन्हें गिरा देते हैं और अब वो यहाँ पर उन्हें महारानी का संदेश सुनाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ रानी साहिबा भी अब तक यहाँ पर इस गांव में पहुंच चुकी थी और अब उनका रोज का यहाँ पर रूटीन बन गया था महादेव की पूजा करने का। एक दिन तो अवंतिका महादेव की पूजा करने के बाद अब अपने घर को वापस लौट रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि दो लोग वहां पर खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर अब अवंतिका कहती है, जी जी कहिए कौन है आप दोनों और किससे मिलना है आपको। ये उधर अवंतिका की ये बात सुनते ही जैसे ही वो दोनों अभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन दोनों को देखकर अब यहाँ पर अवंतिका हैरान हो जाती है और अवंतिका उनसे कहती है, आप दोनों यहाँ पर और आपको यहाँ पर आने का एड्रेस किसने दिया। इस बात पर अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा कहती है, देखिए देखिए मेरे बेटे को बचा लो। ये कहते हुए वो अब अपनी गोद में लिए हुए धनंजय को अवंतिका की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पर ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि ये दो लोग धर्मराज मारवा और यहाँ पर सुहासिनी मारवा थी जिसके हाथ में अभी भी धनंजय था जो काफी बीमार लग रहा था। इसलिए वो यहाँ पर अवंतिका को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पर आ गई थी और अब वो यहाँ पर अपनी गोद में लिए हुए अब धनंजय को अवंतिका की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, चार दिन नहीं हुए हैं इसे अपने साथ लाए हुए। ये रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है इसने और मेरा यानी कि अपनी माँ की गोद को ये नहीं पहचानता है और ना ही मेरा दूध पीता है। तो मैं अब आप ही बताइए मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। ये सुनते ही अब अवंतिका जब यहाँ पर धनंजय को छोटे से धनंजय को देखती है तो मानो उसके अंदर की ममता अब अचानक से फिर से जाग जाती है, जिस ममता को उसने न्याय का नाम देकर कहीं अपने अंदर ही दबा लिया था और उनकी ममता फिर से उमड़ जाती है और अब वो जल्दी से धनंजय को अब अपनी गोद में ले लेती है और अब उसे वो शांत करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि धनंजय तो सच में बहुत ही रो रहा था। उनकी गोद में आते ही धनंजय तो यहाँ पर बिल्कुल ही शांत हो जाता है, जैसे न जाने कितने ही दिनों से उसे इसी चीज की तलाश थी, इसी ममता की, इसी गोद की। इधर ये सब देखकर तो यहाँ पर धर्मराज मारवा एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सच में एक छोटा सा बच्चा बस इसी चीज के लिए रो रहा था। इधर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, देखा सुहासिनी, मैंने कहा था ना कि हमारे बेटे को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। अगर उसे कोई ठीक कर सकता है तो वो उसकी माँ है। उसकी माँ ही उसे ठीक करेगी जिसे वो ढूंढ रहा है और शायद वो इसी वजह से ही रो रहा था। देखिए मुझे माफ करना सुहासिनी, धनंजय तुमसे पहले अवंतिका की गोद में गया था। इस दुनिया में आने के बाद वो अवंतिका की गोद को पहचानता है, इसलिए मारवा हाउस में तुमने इसके लिए कोई भी कमी नहीं की थी। लेकिन इसका सुकून वहाँ पर मारवा हाउस या तुम्हारी गोद में नहीं था, बल्कि वो अपने सुकून को अपनी माँ की गोद में ही ढूंढ रहा था। और वो सुकून देखो जो इतने दिन बाद उसे अब अपनी माँ की गोद में ही मिला है। इधर यहाँ पर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब अवंतिका यहाँ पर बस उन दोनों को ही देख रही थी और अब वो यहाँ पर उन्हें बिना कुछ कहते ही अवंतिका अब अपने घर के अंदर आ जाती है और धनंजय को वो अच्छी तरह से चेक करती है, क्योंकि अवंतिका को पता था कि धनंजय ज्यादा बीमार रहता था, इसलिए उन्हें पता चलता है कि उसका बच्चा भूखा है। और ये देखकर अब वो धनंजय को अब अपने आप ही अपना दूध पिलाने लगती है। इस बात पर अब उन्हें धनंजय की इतनी चिंता थी कि उन्होंने बाहर खड़े सुहासिनी और धर्मराज को अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि अचानक से धनंजय को देखकर वो एक पल के लिए सारी की सारी चीजें भूल गई थी। इधर कुछ देर के बाद अपने बच्चे को दूध
लाने के बाद जब वो धनंजय को देखती है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, अगर आपको अपनी रानी माँ को छोड़कर ही नहीं जाना था तो मुझे एक इशारा तो करते। इस तरह से डराने का क्या मतलब था? हाँ, पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे कैसा लग रहा था। लेकिन अच्छा हुआ कि अब तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए हो। अब यहाँ पर रानी माँ अब समझ जाती है कि सच में ये बहुत ही नटखट है। इधर तुम सच में कान्हा जी की तरह ही हो धनंजय। हाँ, ये कहते हुए ये भवंती काबू से लेकर अब फीड कराकर उसे बाहर आती है और बाहर आने के बाद अब वो यहाँ पर सुहासिनी मारवा से कहती है, देखिए अब धनंजय ठीक है। इधर उनकी ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा अब अपने दोनों हाथों को अब धनंजय को लेने के लिए आगे बढ़ा देती है और अब वो अपने हाथों को बढ़ाते हुए ही अब वो धनंजय को लेने ही वाली थी कि तभी अब धर्मराज मारवा अब उनके हाथ को एकदम से पकड़कर अब उन्हें नीचे कर देते हैं और कहते हैं, देखिए दिल्ली आए हमें यहाँ पर वक्त नहीं हुआ था। हमें तो अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के जब से हम इसे वहाँ से लेकर दिल्ली आए हैं तब से बस हम डॉक्टरों के ही चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तुम खुद देखो, जो काम इंडिया के बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो अवंतिका ने कर दिखाया। सुहासिनी, क्या इसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली है? अरे तुम खुद ही सोचो ना, जब से वो यहाँ पर इंडिया में आया है तब से कैसे रो रहा था। इधर जैसे ही धर्मराज ने ये बात कही, ये सुनते ही भवंतिका कहती है, क्या धनंजय को ड्रिपिंग लगी थी? अब ये सुनते ही अब धर्मराज मारवा हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो कहते हैं, हाँ अवंतिका, गलती हमारी है। माँ बाप होते हुए भी हम अपने बच्चे की भलाई नहीं सोच पाए। रानी साहिबा, आपसे गुजारिश है कि अब से धनंजय को आप वैसे ही आप इसका ही ख्याल रखिए जैसे कि आप तब रखती थी जब आपको धनंजय का सच भी नहीं पता था। जैसे आप उसे अपना बेटा समझ कर रखती थी, बस ऐसे ही रखिए। इधर ये सुनते ही रानी अवंतिका का दिल सच में बहुत ही खुश था, लेकिन अब वो यहाँ पर कहती है, क्या आपके इस फैसले में आपकी पत्नी की भी मर्जी है? क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपकी पत्नी की मर्जी के बिना मैं आपके बेटे को अपने पास रखूं। मुझे इस चीज में कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं धनंजय को बिल्कुल वैसे ही रखूंगी जैसे मेरा खुद का बेटा है। इवन मैं कभी वो भेदभाव करूंगी ही नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी पत्नी की रजामंदी चाहिए। इधर यहाँ पर अवंतिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि किस तरह से अवंतिका की गोद में आने के बाद धनंजय बिल्कुल चुप हो गया था। इसलिए वो यहाँ पर बेमन से अब कहती है, मैं क्या कहूँ, दोबारा अब अपने बच्चे को हॉस्पिटल के वार्ड में नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास से लाने के बाद इसे सच में हॉस्पिटल के वार्ड में देखकर मेरा कलेजा जलता था। ये कहते हुए ही अब वो अब यहाँ पर अपने मुंह को फेर लेती है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक माँ होने के नाते फिर भी अपने बच्चे को अवंतिका को दे दिया था, सिर्फ अपने बच्चे की भलाई के लिए कि ताकि अवंतिका के पास कम से कम उसका बच्चा सुरक्षित तो रहेगा। और मुंह को फेर कर अब वो यहाँ पर गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और सीधा ही गाड़ी के पास जाकर अब उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तो वहीं धनंजय को वहीं धर्मराज मारवा को ये सब देखकर अब सुहासिनी के ऊपर थोड़ी सी दया तो आ रही थी, लेकिन वो जानते थे कि जो डिसीजन वो यहाँ पर अपने बेटे के लिए ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए वो यहाँ पर रानी साहिबा को थैंक यू बोलकर अब वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं रानी साहिबा भी धनंजय को पाकर सच में बहुत ही खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जैसे ही यहाँ पर अपने महादेव की पूजा करने के लिए आई, उसकी महादेव इतनी जल्दी ही सुन लेंगे कि उन्हें उनका धनंजय मिल गया। और अब वो वहाँ पर उसे कहती है, आजा तुझे तेरे नए परिवार से मिलवाती हूँ। और ये कहते हुए ही वो धनंजय को अपनी एनिमल फैमिली और बर्ड फैमिली से मिलवाती
जाती है और अब वो कहती है, तुम्हें अब इनके साथ ही रहना है मेरे बच्चे, समझ गए ना, और ये सभी मिलकर तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। और ये कहते हुए ही अवंतिका अब धनंजय के माथे पर अब किस करती है और अब वो यहाँ पर मन ही मन में अपने महादेव को भी आभार व्यक्त करती है कि सच में महादेव ने कितनी जल्दी उनकी गोद को भर दिया है। इधर धीरे धीरे अब यहाँ पर वक्त ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया था। धीरे धीरे अब धनंजय भी यहाँ पर रानी अवंतिका के साथ बड़ा हो रहा था। इधर अवंतिका की तरह अब वो जंगल और वहाँ के जानवर भी अब धनंजय को पहचानने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ पर बचपन से ही यहाँ पर अब इन सभी जानवरों के साथ और इस जंगल में रह रहा था, तो उसे भी अब यहाँ पर नेचर से लगाव हो गया था। तो वहीं रानी साहिबा भी अब धनंजय को सिर्फ एक माँ की तरह ही नहीं बल्कि अब वो धनंजय को एक गुरु की तरह भी शिक्षा देती थी। अब वो यहाँ पर इतनी छोटी सी एज में ही धनंजय को अब तलवार पकड़ना भी सिखा रही थी। और धनंजय भी अब उनके साथ रोज महादेव के मंदिर में जाता था और अपनी माँ के साथ जहाँ भी अवंतिका जाती वहीं पर उनके साथ जाता और मंदिर में जाकर उनकी पूजा भी करता था। अब तक यहाँ पर पार्वती मल्होत्रा भी अब यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में ही उनके साथ आ गई थी और वो भी यहाँ पर महादेव की सेवा में अब अवंतिका के साथ ही लग गई थी। इधर वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। कुछ वक्त के बाद अब पंडित जी ने अब उनसे कहा, रानी साहिबा अब आप वापस जा सकती हैं, महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है और उन्होंने आपको एक बेटी देने का वरदान दिया है। और ये सुनते ही अब अवंतिका के चेहरे पर एक समाइल आ जाती हैं और वो यहाँ पर अब महादेव को थैंक यू बोलती है। तो वहीं पार्वती मल्होत्रा जो को भी अब यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिल जाता है और इधर दोनों को इसी सखियों को एक साथ आशीर्वाद मिल गया था, इसलिए वो दोनों मिलकर अब उस मंदिर को पूरे 108 दियों से मिलकर सजा देती हैं। तो वहीं अब दाईमा भी अब कहती है, आखिर महादेव को तुम्हारी किस्मत को बदलना ही पड़ा, क्योंकि तुम दोनों ने सच में कितने कष्ट से उनकी पूजा की है। अपने सच्चे भक्तों की भक्ति को देखकर महादेव भी सच में उनकी मुरादों को जरूर पूरी करते हैं। इधर दाई माँ की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका कहती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दाई माँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। सच में मैं तो अपनी उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन बस विश्वास था तो अपने महादेव पर। इधर उनकी इस बात पर अब दाई माँ कहती है, अगर ऐसी बात है तो हर साल तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। इधर ये सुनते ही रानी अवंतिका कहती है, हाँ, अब तो मैं हर साल यहाँ पर अपने महादेव के पास आऊंगी। और ये कहते हुए ही अब वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है और अब वो यहाँ पर अब मंदिर से निकलकर अब अपने घर जाकर अब वहाँ पर अब वो अपनी पूरी की पूरी एनिमल फैमिली से मिलती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अब उसे यहाँ से फिर से राजमहल के लिए निकलना चाहिए। और अब वो वहाँ पर अब अपनी फैमिली से कहती है, आप सभी अपना ख्याल रखना। तो वहीं अब धनंजय भी उन सभी एनिमल से मिलकर अब काफ़ी खुश हो रहा था और इधर अब वो एक एनिमल से मिलकर रोकर अब विदा ले रहा था, क्योंकि एक एनिमल के साथ तो उसका लगाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और अब वो यहाँ पर कहता है, रानी माँ हम हमेशा के लिए यहीं पर ही नहीं रह सकते हैं क्या? क्योंकि धनंजय को यहाँ से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस यहाँ पर इन एनिमल्स के साथ ही रहना चाहता था। इधर धनंजय की इस बात पर अब रानी साहिबा कहती है, धनंजय बेटा, मुझे पता है जब से आपने होश संभाला है आप इन्हीं में बड़े होते जा रहे हो। उसके बाद तो आपने इस घर को ही अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लिया है, लेकिन बच्चा, आपकी दुनिया इससे बहुत बड़ी है। आपकी दुनिया बस यहीं तक ही सीमित नहीं है। हम यहाँ पर फिर दोबारा से आएंगे और आपका जब भी मन हो आप यहाँ आने का तो आप अपनी रानी माँ को बता देना, हम आपको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन बच्चा, अभी हमें यहाँ से चलना होगा। इधर रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब धनंजय के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जब भी चाहेंगे वो यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आ जाएंगे। तो वहीं अब धनंजय भी अब दाई माँ और पार्वती मल्होत्रा से मिलने के बाद अब वहाँ से जाने लगता है। और इधर रानी साहिबा भी अब वहाँ से सीधा ही अब उन सब से विदा लेकर पेरिस के लिए निकल जाती है। तो वहीं पार्वती मल्होत्रा भी उसी समय उनके साथ वहाँ से दिल्ली के लिए चली जाती है।
इधर पेरिस में राजमहल में किंग ने यहाँ पर इंद्रजीत और दिव्यांशी को इतने सालों तक राजमहल से दूर ही रखा हुआ था। जब तक यहाँ पर कभी अवंतिका वापस नहीं आ जाती तब तक उनका राजमहल में प्रवेश करना वर्जित था। अब उन्हें अपने आदमियों से पता चलता है कि रानी साहिबा यहाँ पर आ रही हैं, तो अब वो भी अपने बेटे के साथ ही। तो ये सुनते ही अब राज्यसभा में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में सबको पता चल चुका था कि रानी साहिबा अब अपने बेटे के साथ आ रही हैं, तो वो फिर से इस राज्यसभा को, इस राजमहल को फिर से सुचारू रूप से चलाएंगी। तो वहीं किंग भी अब अपना उस दिन का पूरा काम करने के बाद अब वो अपने फाइटर्स के साथ अब उससे आने से पहले ही किंग भी अब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं जया भी यहाँ पर अपनी टीम से कहती हैं कि राजमहल को अच्छी तरह से सजा दो, हमारी रानी अपना वनवास काट कर वापिस आ रही हैं, इसलिए देखो फिर से अपने काम पर लग जाओ, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब उनके वनवास खत्म होने की खुशी में अब हम यहाँ पर राजमहल को अच्छी तरह से सजाएंगे। इधर जया की ये बात सुनते ही वहाँ के सारे सर्वेंट भी यहाँ पर राजमहल को सजाने में लग जाते हैं। तो वहीं जैसे ही ये बात अब दिव्यांशी को पता चली तो वो यहाँ पर इंद्रजीत से कहती हैं, अपने काम पर लग जाओ इंद्रजीत, हमारे दुख भरे दिन अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब वो किंग हमें राजमहल से दूर नहीं रख पाएगा। अब क्योंकि तुम्हारी पत्नी आ गई है तो अब फिर से हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही इंद्रजीत कहता है, उस किंग ने हमारे पूरे के पूरे प्लान के ऊपर सच में पानी फेर दिया है। हमें अब जो भी करना है सोच समझ कर ही करना है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। उसकी इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, तुम उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दो इंद्रजीत, क्योंकि अब समय आ गया है, अब हमें उनसे सब कुछ चाहिए। ये सुनते ही अब इंद्रजीत कहता है, वो तो मैं करूंगा ही दिव्यांशी, लेकिन उस धर्मराज के मन में कोई और खिचड़ी पक रही है। उसने धनंजय को अवंतिका को वापस दे दिया। मुझे ये नहीं पता था। अरे उसे धर्मराज को ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही भी यहाँ पर दिव्यांशी कहती है, कैसी माँ है वो सुहासिनी मारवा? हाँ, अरे कोई माँ कैसे ही अपने ही बेटे को किसी को कैसे दे सकती है? अरे क्या वो अपने बेटे को 4 दिन भी संभाल कर नहीं रख पाई? हमने तो एक इतना अच्छा प्लान बनाया था कि हम यहाँ पर रानी साहिबा को तोड़ देंगे, लेकिन देखो उन्हें तो उनका बेटा वापस मिल गया। इधर ये सुनते ही यहाँ पर धर्मराज मारवा जो कि वहीं पर ही मौजूद थे, अब वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अपनी एक्टिंग अभी शुरू कर दो। और हाँ, रानी साहिबा को बताना होगा कि महारानी ने कैसे अपने मनमानी करके उस किंग को राजमहल की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि उनके एब्सेंस में किंग ने ही यहाँ पर सब कुछ संभाला है, तो देखो हम इनके मनों में भी अब यहाँ पर एक फूट डालेंगे। इधर ये सुनते ही दिव्यांशी कहती है, तुम चिंता मत करो, अब चलो यहाँ पर अब वो दोनों चेंज करके अब वहाँ से राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर राजमहल में भी अब तक रानी साहिबा अब धनंजय को लेकर अब यहाँ पर राजमहल में आ जाती है। जैसे ही वो राजमहल में आती है वो देखती है कि यहाँ पर तो राजमहल को सच में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। उनका स्वागत यहाँ पर पूरे जोर और शोर से होता है। तो वहीं जया अब जैसे ही रानी साहिबा एंट्रेंस तक पहुँचती है तो जया अब अपने हाथों से अब उनकी आरती उतारती है, और अब उनकी आरती उतारने के बाद अब वो जया रानी साहिबा को अंदर आने के लिए कहती है। तो वहीं ये सब देखकर रानी साहिबा के चेहरे पर एक स्माइल थी, और अब रानी साहिबा अब जया से कहती है, क्या बात है जया, हमारा राज्य तो पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है, और प्रजा भी काफी सुखी लग रही है। देखिए सबके चेहरे पर कितनी खिलखिलाहट है। रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब जया कहती है, हाँ रानी साहिबा, वो तो होना ही था ना, क्योंकि किंग ने इतने सालों तक राजमहल को जो संभाला हुआ था, और हाँ हमारी नई सिक्योरिटी टीम को उन्होंने तैयार किया है कि अब हमारी नई सिक्योरिटी टीम को वो ही बना के गए हैं। इनके होते हुए तो पिछले 3 से 4 साल में राजमहल पर बस 1 या 2 बार ही अटैक हुए हैं, वरना किसी भी दुश्मन की कोई भी हिम्मत ही नहीं थी राजमहल के ऊपर अटैक करने की। जया की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका यहाँ पर अपने मन में ही सोचती है,
क्या क्या किंग ने जो हमसे कहा था क्या वो सच है? हमें पता लगाना होगा। कि अब उन्हें वही बात ध्यान आ जाती है जब किंग ने एक बार कविन अवंतिका को आगाह किया था, उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि जब से इंद्रजीत यहाँ पर उनकी टीम में शामिल हुए हैं तब से राजमहल पर खतरे अटैक ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए वो यहाँ पर इस बात को सोचने पर फिर से मजबूर हो जाती है और वो सोचती है वैसे बीतने वक्त में एक बार भी इंद्रजीत ने हमारा हाल जानने की कोशिश नहीं की है। कहीं कहीं सच में इंद्रजीत के मन में कोई खोट तो नहीं। और यही सोचकर ही अब यहाँ पर अवंतिका डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और अब वो यहाँ पर अपने गेस्ट को भी बैठाने के लिए भी कहती है, क्योंकि रानी साहिबा के स्वागत के लिए यहाँ पर राजमहल से जुड़े हुए वीआईपी लोग भी आए हुए थे। और अब वो यहाँ पर सभी से ही कहती है खाना शुरू कीजिए। जैसे अब उन्होंने ये कहा ही था कि तभी अब उनके कानों में एक आवाज आती है कि अपने पति के बिना खाना खाएंगी रानी साहिबा, क्योंकि अब तक इंद्रजीत भी यहाँ पर राजमहल में रानी साहिबा के आते ही पहुंच गया था, क्योंकि ये वहां पर पहुंचने की हिम्मत उसकी पहले नहीं थी, क्योंकि किंग ने उसे अंदर ही नहीं आने दिया था। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनते ही अब अवंतिका उसकी तरफ देखती है और कहती है आइए आइए इंद्रजीत आप भी बैठिए। इसके बाद अब वो धनंजय को भी अब अपने हाथों से वहां पर खाना खिलाने ही वाली थी कि तभी अब यहाँ पर धनंजय कहता है रानी माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद से खा लूंगा। ये कहते हुए ही अब पहले तो धनंजय खाने से पहले अब यहाँ पर अपने दोनों ही छोटे छोटे हाथों को जोड़कर अब भगवान की प्रे करता है और उसके बाद अब वो 2 प्लेट में खाना निकाल कर कहते हैं रानी माँ अब हमारी फैमिली तो यहाँ पर नहीं है। ये सुनते ही अवंतिका अब यहाँ पर जया से कहती है धनंजय ने जो प्लेट में खाना निकाला है जया वो एनिमल्स और बर्ड्स को दे दो। इधर महारानी यहाँ पर रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब जया उन प्लेट को उठाकर अब वहां से जाने लगती है। तो वहीं अब इंद्रजीत कहता है कैसा है मेरा बेटा, और ये कहते हुए ही वो अपने हाथ को यहाँ पर धनंजय के सिर पर फेरते हुए ही अब फेर रहा था। अब वो और ऐसा करते हुए देखकर अब यहाँ पर धनंजय अपनी रानी माँ को हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि इंद्रजीत को वो पहली बार देख रहा था, उसे नहीं पता था कि ये शख्स कौन है। यहाँ पर धनंजय का अचानक से ये रिएक्शन देखकर अब रानी अवंतिका कहती है ये सच कह रहे हैं, ये आपके पापा हैं बेटा। इस बात पर अब धनंजय कहता है अगर रानी माँ ये सच है तो इतने सालों तक ये कहाँ थे, हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं थे रानी माँ। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अवंतिका भी सवालिया नजरों से बस इंद्रजीत को ही देख रही थी, क्योंकि धनंजय ने भी यहाँ पर अपनी नादानी में जो भी कुछ कहा, क्योंकि वो तो एक बच्चा था, लेकिन उसने गलत भी क्या कहा था, क्योंकि इतने सालों तक इंद्रजीत ने एक बार भी रानी साहिबा की खबर तक लेने की नहीं सूझी। और अब वो यहाँ पर सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। तो इधर उनकी आंखों के सवाल को पढ़ते हुए ही अब इंद्रजीत भी कहता है वो बेटा पापा को यहाँ राजमहल में बहुत सारा काम था ना, वैसे आप मेरे साथ चलो, पापा आपको आपका रूम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक अलग से कमरा बनाया गया है। और ये सुनते ही अवंतिका भी अब अपनी फोक को प्लेट में रखते हुए ही कहती है हम भी धनंजय का रूम देखना चाहेंगे, अपने बेटे का के आखिर कैसा रूम है उसका। इस बात पर अब इंद्रजीत कहता है हाँ क्यों नहीं रानी साहिबा। और इधर इंद्रजीत ने ये कह तो दिया था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि किंग ने धनंजय के लिए कौन सा रूम डेकोरेट करवाया है, क्योंकि जैसे ही किंग को पता चला था कि यहाँ पर रानी साहिबा धनंजय के साथ वापिस आ रही हैं, यानी कि अपने बेटे के साथ वापिस आ रही हैं, तो किंग ने यहाँ से जाने से पहले ही धनंजय के लिए एक अलग से रूम डेकोरेट करवा दिया था। लेकिन इंद्रजीत को अभी भी इसके बारे में नहीं पता था, वो तो बस यहाँ पर किंग के किए हुए काम पर मौके पर चौका लगाने की सोच रहे थे। और अब वो यहाँ पर दूसरी तरफ उन्हें लेकर अब जाने लगते हैं, तो उन्हें ऐसे जाता हुआ देखकर, क्योंकि जया यहाँ पर हो रहे सब काम को अच्छी तरह से जानती थी, इंद्रजीत को तो ये भी नहीं पता था कि आखिर वो कमरा किस दिशा में है। जब वो उससे विपरीत दिशा में जा रहा था, तो यहाँ पर जया बीच में उन्हें रोकते हुए ही कहती है रानी साहिबा आप कहाँ जा रही हैं।
जया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय कहता है, पापा मेरा रूम दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस बात पर अब जया कहती है, लेकिन बेटा आपका रूम उस तरफ नहीं है बल्कि दूसरी तरफ है, और आपका रूम आपके पापा ने नहीं बल्कि किंग ने डेकोरेट करवाया है। आप देखना चाहते हैं आपका रूम कैसा है? जया की ये बात सुनते ही अब धनंजय यहाँ पर मासूमियत से में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं रानी अवंतिका अब यहाँ पर जया की ये बातें सुनकर अब उसे सच में इंद्रजीत को और भी बहुत ही गुस्सा आता है, और अब वो इंद्रजीत से कहती है, सच में इंद्रजीत, लापरवाही की भी एक हद होती है। हाँ, किसी का क्रेडिट अपने सिर पर लेना चाहते थे। और ये कहते हुए ही वो अब यहाँ पर इंद्रजीत को एक तेज का लुक देते हुए उन्हें देखकर अब यहाँ पर धनंजय और जया के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों जैसे ही अब धनंजय के रूम में पहुंचते हैं तो यहाँ पर रूम को सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर धनंजय के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। इधर अपना रूम देखकर तो अब धनंजय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर अब धनंजय कहता है, रानी माँ हमें अपना रूम सच में बहुत ही अच्छा लगा। ये सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब जया कहती है, रानी साहिबा देखिए आप भी थक गई होंगी, इसलिए अभी आप भी जाकर आराम कीजिए। जया की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका अब जया को गुड नाइट बोलकर धनंजय के कपड़े निकालकर अब उसे कहती है, चलो धनंजय अभी चेंज कर लो। और ये कहते हुए ही वो उसके कपड़े निकालकर उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है। इधर धनंजय को नहलाने के बाद अब वो उससे कहती है, आप जाओ, रानी माँ बस आ रही हैं। और ये सुनते ही अब धनंजय भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। तो वहीं रानी अवंतिका भी अभी शावर लेने के बाद वापिस आ जाती हैं और अब वो धनंजय को अपनी गोद में उठाकर अब लोरी गाकर सुलाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि उनके कांधे पर लगकर अब धनंजय सो गया है तो अब वो धनंजय को बड़े ही आराम से उन्हें बेड पर सुलाकर अब उनके कंबल को एडजस्ट करती है। और जब वो टाइम देखती है तो उन्हें एहसास होता है कि सच में काफ़ी समय हो गया है और अब वो धनंजय को सुलाकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही अब अपने रूम में वापस पहुंचती है तो वो वहां पर इंद्रजीत को ना देखकर अब उन्हें एक पल के लिए तो हैरानी होती है कि आखिर इतने समय के बाद वो यहाँ पर राजमहल में आई हैं, लेकिन इंद्रजीत अभी भी यहाँ पर अपने कमरे में नहीं है। और अभी वो यही सोचती है कि आखिर इंद्रजीत कहाँ जा सकते हैं। इतने यही सोचकर ही अब वो इन्हें यहाँ पर पूरे के पूरे राजमहल में ढूंढने के लिए चली जाती हैं। पहले तो उन्हें इंद्रजीत कहीं भी नहीं मिलते हैं और अब वो उन्हें ना मिलने पर यही सोचती है कि आखिर इंद्रजीत राजमहल से बाहर कहाँ जा सकता है। यही सब सोचकर ही रानी साहिबा अपने रूम में आ जाती है और अब वो मिरर से होकर अपनी टेरेस गार्डन में आ जाती है और रेलिंग के पास आकर अब खड़ी हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर अपने इसी प्राइवेट कमरे में आ जाती है। इससे पहले कि वो यहाँ पर अभी अपने लैब में जाती कि तभी उसकी नज़र सामने पेड़ पर बैठे हुए एक पंछी पर जाती है। तो अब वो उस पंछी को देखकर अब वो यहाँ पर उस पंछी के साथ आई कांटेक्ट करने लगती है। उस पंछी के साथ आई कांटेक्ट करने के बाद अब वो उस पंछी से कहती है, इंद्रजीत कहाँ पर है? क्या वो मुझे उसके बारे में पता लगाकर बता सकते हैं? इस बात पर वो पंछी भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो उड़कर अब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के एक रूम के पास आकर बैठ जाता है। उस पंछी को समझाते हुए ही वो भी यहाँ पर अपने लैब के रास्ते से अब वो सीधा ही स्टेयरकेस से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है और अब वो यहाँ पर दबे पाव अब उस रूम की तरफ अब अपने कदमों को बढ़ा देती हैं क्योंकि अब तो कोई वो पंछी जिस तरह से उस दिशा में गया था तो अब रानी अवंतिका को भी शक हो जाता है कि जरूर इंद्रजीत वही है और इसलिए वो बड़े ही ध्यान से अब उस रूम के दरवाजे को खोलती है। तो सामने जो कुछ भी उन्हें देखा उसे देखकर तो वो अचानक से अंदर से मानो टूट सी गई थी, इसलिए वो यहाँ पर दरवाजे को फिर से
आंखें बंद करके अब चुपचाप वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर रानी साहिबा ने जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने देखा उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे रानी साहिबा के दिल पर किसी ने एक बड़े ही शार्प खंजर से उनके ऊपर वार किया है। लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालते हुए अपने रूम में ना जाकर सीधा ही अब वो आज यहाँ पर धनंजय के रूम में चली जाती है और धनंजय को सोते हुए को ही वहाँ पर हक करते हुए अब वो रोने लगती हैं। इधर रानी साहिबा यहाँ पर रात भर धनंजय को ही हक करते हुए रो रही थी और ऐसे रोते रोते हुए ही कब रानी साहिबा की आंख लग गई खुद उन्हें भी पता नहीं चला। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब यहाँ पर धनंजय की आंखें खुली तो अपनी रानी माँ को अपने सामने साथ देखकर अब वो उन्हें यहाँ पर एकदम हक कर लेता है। तो वहीं अब धनंजय के सफर से अब रानी अवंतिका की जब नींद खुली तो वो यहाँ पर उससे कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि आज सच में आपको रेडी करके मैं आपको पूरा का पूरा ये राजमहल भी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि कल तो टाइम बहुत ही लेट हो गया था, हम थके हुए भी थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरा बेटा पूरे के पूरे राजमहल को देखे और यहाँ के नियम को भी कि यहाँ पर कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब छोटा सा धनंजय कहता है, ठीक है माँ। अब यहाँ पर अब वो कहती है, और हाँ एक और ख़ास बात, आज आप देखोगे कि किस तरह से राजमहल में राजसभा भी होती है, इसलिए आज आप अच्छी तरह से रेडी होना ताकि सब लोग मेरे बेटे को देखें और साथ के साथ मेरा बेटा भी उन्हें समझने की कोशिश करे। अब यहाँ पर धनंजय पीरामल फिर से ओके कहता है और अब वो बेड से उतर कर सीधा ही बाथरूम की तरफ जाने लगता है। धनंजय जैसे ही अब सीधा बाथरूम की तरफ जा रहा था तो वहीं उसे रोकता हुआ अवंतिका कहती है, अरे धनंजय आराम से जाओ, रानी माँ बस आपको नहलाने के लिए आ ही रही है, देखो मैं बस अभी आती हूँ। रानी माँ की ये बात सुनते ही अब धनंजय कहता है, माँ मुझे बहुत जोर की आई है, अभी आप बिल्कुल भी मुझे नहलाने के लिए मत आना, आप थोड़ी देर के बाद आना, मैं आपको आवाज़ लगा लूँगा, वो क्या है ना कि मुझे आपसे अब शर्म आती है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, अच्छा तो अब आप इतने बड़े हो गए, हाँ, जो अपनी रानी माँ से अब आपको शर्म आ रही है। आप तो सच में यहाँ पर राजमहल में आते ही आपकी तो दिनचर्या ही बदल गई। हाँ, ये कहते हुए ही अब वहाँ पर रानी अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल थी और अब वो यहाँ पर अपने बेड से उठकर कबर्ड से अब धनंजय के कपड़े निकालने लग जाती है क्योंकि आज वो अपने हाथों से धनंजय के लिए अच्छी सी ड्रेस निकालने वाली है क्योंकि वो यही सोचती है कि आज उसका बेटा यहाँ पर पूरी राज्यसभा के सामने जाएगा, इसलिए वो उसके लिए एक अच्छी सी पोशाक निकाल कर अब उसे बेड पर रख देती है और अब वो मन ही मन यहाँ पर सोचती है कि इंद्रजीत ने जो उसके साथ किया है वो बिल्कुल ही सही नहीं किया। इंद्रजीत ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब इस इंद्रजीत का तो मैं ऐसा हाल करूँगी ना कि वो कहीं मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा, उसे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी, उसे उसकी गलती की सज़ा तो मैं देकर ही रहूँगी। यही सोचकर अब यहाँ पर वो उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाती है कि किस तरह से वो इंद्रजीत को यहाँ पर हर एक काम से दूर रखेगी। और यहीं वो सब करते हुए ही मन में सोचते हुए ही वो धनंजय के कपड़े लेकर अब बाथरूम की तरफ जाने लगती है। अब वो यहाँ पर बाथरूम को नॉक करती है तो अब नन्हा सा धनंजय भी दरवाजे को खोल देता है और अब वो यहाँ पर धनंजय को नहलाने के बाद अब जब धनंजय बाहर आ जाता है तो अब रानी अवंतिका भी खुद शावर ले लेती है और वो अब अपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही रानी अवंतिका का यहाँ पर भी यही रूल था कि वो यहाँ पर राज्यसभा में जाने से पहले सबसे पहले महादेव के मंदिर में जाती थी, इसलिए उसके रूटीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जया भी जल्दी से फिर से एक थाली सजाकर उनके कमरे के बाहर लेकर आ गई थी, जिससे पहले यहाँ पर जैसे ही अपना शावर लेने के बाद रेडी होने के बाद रानी अवंतिका अपने रूम से निकलती है तो जया उनके सामने ही खड़ी थी। अब उसे देखकर सच में महारानी यहाँ पर रानी साहिबा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये देख कर के जया सच में एक सेकंड भी अपने काम से नहीं चूकती और अब वो धनंजय और जया के साथ सीधा ही मंदिर में महादेव की पूजा के लिए चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर रानी अवंतिका फिर से महादेव के मंदिर से पूजा करके वापस लौटती है तो यहाँ पर राजसभा की सारी तैयारियां हो रखी थी, इसलिए अब वो वहीं के वहीं सीधा ही अब राजसभा को अटेंड करने के लिए चली जाती है।
इधर जैसे ही यहाँ पर रानी अवंतिका राज्यसभा में जाती है तो वो वहाँ पर फिर से इंद्रजीत को देखती है। इंद्रजीत को अपने सामने देखकर तो एक बदम से रानी अवंतिका के मानो जैसे खून ही उबलने लगता है। उसका मन कर रहा था कि अभी वो धक्के मारकर इंद्रजीत को भी इस राजमहल से निकाल दे, लेकिन वो भी यहाँ पर अचानक ऐसा कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अब अपने दिमाग में सोच लिया था कि वो धीरे धीरे अब इंद्रजीत और दिव्यांशी को राजमहल के हर इम्पोर्टेंस डिसीजन से दूर रखेगी। धीरे धीरे वो उन्हें यहाँ पर राज्यसभा से निकाल कर धीरे धीरे ही इस राजमहल से भी निकाल देगी, क्योंकि जो किंग ने उनके लिए डिसीजन लिया था कि ये दोनों राजमहल से दूर रहेंगे, वो सच में इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन था। अब यहाँ पर रानी अवंतिका की आंखें खुल गई थी कि किंग ने उसे जो चेताया था वो बिल्कुल सही था, इसलिए जैसा उसने प्लान किया अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और धीरे धीरे अब इंद्रजीत और दिव्यांशी को अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने राजमहल के हर इम्पोर्टेंट डिसीजन से दूर रखना शुरू कर दिया था। पहले के कुछ दिन तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बाद में जैसे ही ये हमेशा होने लगा कि रानी अवंतिका अब उन्हें अपने हर कामों से दूर रख रही थी, तो अब इंद्रजीत और दिव्यांशी को भी अब सब समझ आ रहा था कि रानी साहिबा उनके साथ क्या करना चाहती है। जो किंग ने तो उन्हें डायरेक्टली ही राजमहल से बाहर कर दिया था, लेकिन अब रानी अवंतिका तो उन्हें कुछ कह भी नहीं रही थी, लेकिन उनके कार्य को देखकर अब ये लोग समझ रहे थे कि अब वो दिन दूर नहीं जब उन्हें यहाँ पर इस राजमहल से बाहर फेंक दिया जाएगा। इधर जब कभी भी अपनी इस वैल्यू को कम होता हुआ देखकर इंद्रजीत जब कभी भी किंग के लिए हुए किसी भी डिसीजन के खिलाफ होता जो कि यहाँ पर राज्यसभा में लिया जाता, तो रानी साहिबा यहाँ पर तभी के तभी इंद्रजीत के मुंह को बंद करवाकर यहाँ पर किंग का ही सपोर्ट करती थी और सपोर्ट करते हुए वो यहाँ पर कहती थी कि किंग ने हमारी एब्सेंस में जो कुछ भी काम किया है वो सच में बहुत ही बेस्ट है, और वो काम और उनके बनाए हुए नियम आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हमें किंग के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से कोई ऐतराज़ नहीं है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आज सभा में मौजूद किसी को भी उनके नियम से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मेरा भी यही फैसला है, अगर सच में किसी को अगर उनके किसी भी नियम से कोई भी परेशानी है तो ठीक है, वो जाकर किंग को चुनौती दें और किंग के साथ वो फाइट करें। अगर वो किंग के साथ फाइट जीत जाते हैं तो फिर ठीक है, हम उनके पॉइंट के बारे में सोचेंगे। इधर यहाँ पे अब राज्यसभा में सीधा ही रानी अवंतिका अब किंग का सपोर्ट कर रही थी। ये देखकर तो अब सच में इंद्रजीत के तन बदन में दिन प्रतिदिन ही आग लगती जाती थी। रानी साहिबा को इस तरह से खुद के हाथ से निकलता हुआ देखकर अब इंद्रजीत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इंद्रजीत ने तो प्लान बनाया था कि वो रानी अवंतिका से शादी करने के बाद धीरे धीरे राजमहल का सारा काम अपने हाथों में ले लेगा और वो फिर एक समय बाद रानी अवंतिका को मार देगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उसके प्लान के विपरीत हो रहा था, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रानी अवंतिका कुछ भी नहीं कर रही थी। तो वहीं रानी अवंतिका भी अब यहाँ पर इंद्रजीत के साथ एक दूरी बनाने लगी थी। उन्होंने यहाँ पर कभी भी उसके सामने कोई भी गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ रहा था जैसे अब उन्हें यहाँ पर इंद्रजीत की अब किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वहीं अब एक दिन वो समय भी आया जब रानी अवंतिका ने अपनी दोस्त पार्वती मल्होत्रा को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके लिए स्पर्म का अरेंजमेंट कर दें, क्योंकि यहाँ फ्रांस में तो वो ऐसा कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। उन्हें यहाँ पर हर कोई पहचानता था, इसलिए एक रानी के ओहदे पर होने के नाते वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा किसी से हेल्प नहीं ले पाई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्वती की वो एक अच्छी दोस्त भी थी, इसलिए कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद जैसे ही अब उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि पार्वती मल्होत्रा ने उनके लिए वो भिजवा दिया है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था, तो बस वो यहाँ पर अब यशवंत मल्होत्रा का ही इंतज़ार करने लगती है कि ना जाने यशवंत पेरिस अब कब पहुँचेंगे। और एक दिन सच में यही हुआ। अचानक अब उन्हें खबर मिलती है कि यशवंत मल्होत्रा यहाँ पर राजमहल में आए हुए हैं।
जब उन्हें ये खबर मिलती है तो रानी अवंतिका भी अपने रूम में ही थी कि तभी जया अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगती है। जैसे ही भी यहाँ पर सामने से रानी अवंतिका ने दरवाजे को खोला तो जया अब उनके सामने खड़ी थी। जया को देखकर अब रानी अवंतिका कहती है, हाँ हाँ बोलो जया, क्या कुछ काम था? तो अब जया रानी अवंतिका से कहती है, ये पार्वती मल्होत्रा ने आपके लिए भिजवाया है और क्योंकि अभी यशवंत मल्होत्रा आए हैं तो उन्होंने कहा है कि ये सीधे आपको दे दिया जाए। इसलिए जया की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका कहती है, थैंक यू सो मच। तो वहीं अब जया भी अब उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब रानी साहिबा उस बॉक्स को लेकर अब अपने लैब में चली जाती है। तो वहीं अब नीचे हॉल में इधर क्योंकि यशवंत मल्होत्रा अब यहाँ पर इंद्रजीत के साथ थे और साथ के साथ यहाँ पर अब दिव्यांशी भी थी। इसलिए अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा अब इंद्रजीत से कहते हैं, इंद्रजीत तुम कर क्या रहे हो? अरे कुछ करो, क्योंकि जिस तरह से ऐसे हालात हो गए हैं इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिन अब यहाँ पर राजमहल में कम ही बचे हैं। इससे पहले कि वो रानी साहिबा तुम्हें धोबी का कुत्ता बनाकर छोड़े, इसलिए तुम्हें पता तो है ना कि धोबी का वो कुत्ता क्या होता है? अरे जो ना घर का रहता है और ना ही घाट का। और वही सिचुएशन अगर सेम ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी भी होने वाली है। इसलिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें वो समय आने से पहले करना ही होगा। ये सुनते ही अब इंद्रजीत कहता है, ये सब मेरी गलती नहीं है। अरे धर्मराज ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। अगर धर्मराज यहाँ पर अपना काम अच्छे से करता तो ये सब कुछ होने की नौबत ही नहीं आती। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम कुछ कर सकते हो तो देखो करो, वरना अब तुम्हारी बीवी की मौत तो पक्की है। क्योंकि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम इस तरह से राजमहल को अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकते। अब उसकी इस बात पर अब यहाँ पर दिव्यांशी भी कहती है, अरे ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। वो यहाँ की रानी है और उसे मारना इतना इजी तो हमारे लिए नहीं होने वाला है। हमें उसके लिए अपनी प्लानिंग के साथ साथ हमें इसे मारने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी और उसके एक अच्छी प्लानिंग करके ही मारना होगा। और साथ के साथ हम धनंजय को भी, हाँ सच में धनंजय के बारे में भी तो अब हमें सोचना होगा ना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। भले ही वो धनंजय एक छोटा है लेकिन वो भी बहुत ही शातिर है, क्योंकि उसे अपनी रानी माँ से हर एक शिक्षा जो प्राप्त हो रही है।